वो चैप्टर 2 है, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। अब हंटिंग गैदरिंग, अब चैप्टर का जब नाम ही है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग, सॉरी हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, अब चैप्टर के नेम को ही अगर देखो तो ये पूरा चैप्टर क्या है और क्या हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, ये चैप्टर के नेम से ही बिल्कुल क्लियर है कि जब हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे जो अर्ली मैन थे, तब से लेके ये चैप्टर हमें तब तक की बात बताएगा कि जब उन्होंने खुद से फूड ग्रो करना शुरू कर दिया। Means we are going to study the time from that time when people are used to hunt and gather their food to the time period when they start to growing their own food by the cultivation, by the plantation or by farming. ठीक है, तो अब हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। लेट्स कंटिन्यू। Tushar's train journey. Tushar was going from Delhi to Chennai for his cousin's wedding. They were traveling by train and he had managed to squeeze into the window seat. His nose glued to the glass pane. अब क्या कभी जाते हो ट्रेन से? जाते हैं ना हम लोग कहीं, तुम लोग भी जाते हो कहीं, तो क्या चाहिए होता है, कहते हो ना मम्मी मुझे तो विंडो सीट पे बैठना है, मैं बैठूंगा खिड़की के पास, मुझे बैठना है विंडो सीट में। तो वही हुआ कि तुषार जो है वो दिल्ली से चेन्नई जा रहा था अपने कजिन की शादी में। ठीक है, तो वो जब ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था और वो बिल्कुल विंडो सीट पे बैठा हुआ था, वो देख रहा था कि अरे मतलब कैसे वो ट्रीज को क्रॉस करते हुए देख रहा था, घर को क्रॉस करते हुए देख रहा था, क्योंकि ट्रेन जब जाती है तो सबको क्रॉस करते हुए जाती है। फिर उसने अपने अंकल से पूछा, अंकल को के शोल्डर पे टैप किया और पूछा कि डू यू नो दैट ट्रेन्स वेयर फर्स्ट यूज्ड अबाउट 150 years, his uncle tapped his shoulder। तो अंकल ने टैप करा, तुषार ने नहीं टैप करा, अंकल ने टैप करा तुषार के शोल्डर को, और अंकल ने पूछा तुषार से कि क्या तुम्हें पता है कि ये जो ट्रेन है ये अभी 150 years पहले ही आए हैं। हम लोगों ने ट्रेन का यूज 150 साल पहले से ही शुरू किया है। वी आर यूजिंग दिस ट्रेन ओनली फ्रॉम द पास्ट 150 years। और बस वो तो अभी फ्यू डिकेड्स ही हुए हैं, अभी कुछ ही डिकेड्स हुए हैं कि हमने बस वगैरह ट्रांसपोर्ट एज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमने यूज करना शुरू किया। तुषार वंडर्ड, तुषार फिर सोच में पड़ गया, कोई भी सोच में पड़ जाएगा, हम भी सोच में पड़ जाते हैं कि अच्छा ठीक है, तो जब 150 साल पहले ही ट्रेन आया और बस अभी कुछ ही डिकेड्स पहले आया, तो उससे पहले लोग कैसे ट्रैवल करते होंगे एक जगह से दूसरी जगह? और क्या वो कहीं ट्रैवल ही नहीं करते होंगे, वो अपनी पूरी लाइफ उसी जगह स्पेंड कर देते होंगे जहाँ पे वो बॉर्न हुए हैं? मीन्स कि अगर मैं महाराष्ट्र में बॉर्न हुई हूँ तो फिर तो मैं महाराष्ट्र में ही पूरी लाइफ बिता दूंगी, मैं तो उससे आगे ना गुजरात जा सकती हूँ, ना वेस्ट बंगाल जा सकती हूँ, ना उड़ीसा जा सकती हूँ, ना जम्मू कश्मीर जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ही नहीं है। तो ये सोचकर तुषार जो है वो बहुत सोच में पड़ गया कि अगर ये सारी चीजें जो भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ये अभी कुछ दिनों पहले आए हैं, कुछ सालों पहले आए हैं, कुछ सेंचुरी पहले आए हैं, तो पहले उससे पहले लोग क्या यूज करते थे, क्योंकि लोग तो बहुत पहले से है। वी आर स्टडिंग ना कि अभी अर्ली मैन्स के बारे में हमने पढ़ा, चैप्टर 1 में भी हमने जाना थोड़ा बहुत। तो जो अर्ली मैन थे वो कैसे ट्रेवल करते होंगे, वो तो एक ही जगह के होकर रह गए होंगे। Now, the earliest people, why were they on the move? अब जो पहले के लोग थे, जो पुराने लोग थे, जो बहुत सालों पहले लोग थे, वो क्यों
कहाँ कैसे मूव करते थे। अगर वो मूव भी करते थे तो वो क्यों मूव करते थे, जैसे अगर वो एक जगह से दूसरी जगह गए तो वो क्यों गए, और वो किस लिए जाते थे। ठीक है, तो so people who do not have means of communication, early people do not have means of communication, they could not travel quickly, they spent their whole life wherever they were born. We know about people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago. हम ऐसे कुछ people को भी जानते हैं, हमें ये traces मिले हैं कि 2 मिलियन ईयर पहले, यानी 2 मिलियन सालों पहले लोग रहते थे, इंडिया में लोग रहते थे। और उनको हम क्या डिस्क्राइब करते हैं, उनको हम एज अ हंटर और गैदरर कहते हैं। अब हंटर और गैदरर क्यों भाई, हम उनको नॉर्मल पीपल भी तो कह सकते थे, हम उन्हें अर्ली पीपल भी कह सकते थे, अर्ली मैन, अर्ली पीपल, बट उनको एक ये नेम हंटर और गैदरर ही क्यों दिया गया, क्योंकि वो एनिमल्स को किल करते थे। दे किल्ड एनिमल्स, दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, दे कॉट फिश एंड बर्ड्स, वो फिश को कैच करते थे, बर्ड्स को पकड़ते थे, और वो उनको एज देयर फूड यूज करते थे। सो दे आर कॉल्ड हंटर। तो ये दोनों चीजें देखो अलग अलग है, हंटर और गैदरर। हम उनको ये दोनों कहते थे कि हंटर भी है ये, द पीपल, द अर्ली पीपल आर हंटर एंड गैदरर। तो हंटर हम इसलिए कहते थे क्योंकि वो हंटिंग करते थे, they were hunting, they were hunted wild animals, caught fish and birds and used them as their food। और गैदरर क्यों भाई, हंटर तो समझ में आ गया क्योंकि वो हंटिंग करते थे, अब गैदरर इसलिए क्योंकि वो गैदर करते थे, दे कलेक्टेड फूड्स। वो क्या करते थे, कुछ फ्रूट्स को, रूट्स को, नट्स को। अब फ्रूट्स हो गए, जैसे मान लो उन्होंने मैंगो प्लक कर दिया, मैंगो रख लिया अपने पास, लीची रख लिया, जो भी उस एरिया में फ्रूट्स अवेलेबल थे, ऐसा नहीं कि मैंगो होगा, ठीक है, जो भी उस एरिया में फ्रूट अवेलेबल था वो उसको गैदर करते थे। रूट्स हो गए, अब रूट्स में क्या क्या चीजें आ गई, रूट्स में कुछ ऐसे प्लांट्स के रूट होते हैं जिन्हें हम खाते हैं, ठीक है, वी यूज टू इट, तो वो उनको कलेक्ट करने लगे। नट्स हो गए, नट्स में जैसे वॉलनट हो गया और पाइन नट हो गया, बहुत सारे नट्स होते हैं। ड्राई फ्रूट्स जो हो गए वो सारे हो गए, सीड्स हो गए लाइक पल्सेस, ग्रेन्स जो भी हम यूज करते हैं, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स। तो वो क्या करते थे, वो एग्स को भी वो कलेक्ट करके रखते थे, दे वेयर कलेक्टिंग ऑल दीज थिंग्स, सो दे नोन एज गैदरर्स टू। ठीक है, क्योंकि वो कलेक्ट करते थे तो उन्हें गैदरर भी कहा जाता था। hunter gatherers moved from place to place, there are many reason for this। अब वो मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो क्यों भाई, क्यों मूव करा उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह, बहुत सारे रीजंस थे उसके। पहला जो था वो था कि वो मान लो जैसे एक लोकेलिटी में, फर्स्ट देखो यहाँ है ना, the names comes from the way in which they got it। First, if they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plant and animal resources, therefore they would have to go elsewhere in search of food। फिर क्या होता था कि जहाँ पे वो रहते थे वहां के जितने भी फूड्स अवेलेबल होते थे, मान लो वो इस एरिया में रह रहे हैं, अगर वो इसे यहाँ पे ये लोकेलिटी है इनकी, if we think, जैसे अगर हम भी assume कि ये एरिया जो है ये इनकी लोकेलिटी है, ये जो है यहाँ पे वो हंटर और गैदरर रह रहे हैं, यहाँ जो भी एनिमल्स है, जो भी, एक मिनट, जस्ट अ मिनट,
मान लो ये एक एरिया है, इस एरिया में हंटर और गैदरर्स रह रहे हैं। फिर क्या हो रहा है कि अगर वो यहाँ रह रहे हैं और यहाँ जितने भी ईटेबल प्लांट्स और एनिमल्स हैं, एक टाइम ऐसा होगा कि वो उस टाइम में जो भी वहां पे जितने भी सोर्सेस ऑफ फूड अवेलेबल होंगे उनको वो खत्म कर देंगे खा के। क्योंकि कोई भी चीज हमेशा तो नहीं रहेगी ना, अगर वो खुद से कल्टीवेट नहीं कर रहे हैं, खुद से वो ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी चीज कितने दिन तक रहेगी। तो वो सारी चीजें खाकर खत्म कर देते थे। तो इसके कारण उन्हें इस जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता था, क्योंकि एक जगह की चीजें तो अब खत्म हो गई, एक जगह की खाने की चीज तो अब हमारी खत्म हो गई, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी जगह जाएंगे। क्या होता, मान लो दूसरी जगह भी खाने का सारा सामान उन्होंने खाकर और जो भी एनिमल्स वहां थे उनको हंट करके उन्होंने वहां खत्म कर दिया सारे सोर्स को। फिर वो क्या करेंगे, वो तीसरी जगह जाएंगे। तो दे केप्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर द या इन सर्च ऑफ फूड, फॉर द फाइंडिंग ऑफ फूड। अब क्या है, सेकंड रीजन जो है, ये तो फर्स्ट रीजन हो गया हमारा जो अभी मैंने बताया। सेकंड रीजन हो गया, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे or in the case of deer and wild cattle in search of grass and leaves, that is why those who hunted them had to follow their movement। अब वही बात हो गई कि जैसे यहाँ प्लांट और एनिमल का रिसोर्स तो खत्म हो गया हंट करके, और दूसरा जो है कि अब एनिमल्स भी तो मूव करेंगे। अगर मान लो यहाँ कुछ एनिमल्स रह रहे हैं, उन एनिमल्स ने यहाँ जो उनके लिए जो फूड अवेलेबल था, एनिमल्स के लिए जो फूड्स अवेलेबल थे, एनिमल्स ने खाकर खत्म कर दिए उनको। तो एनिमल्स रीलोकेट होके यहाँ आ गए, क्योंकि यहाँ पे पता चला कि अच्छा चलो यहाँ हमें खाने को मिलेगा, तो एनिमल्स यहाँ आ गए। अब एनिमल्स के पीछे पीछे जो वहां लोग रहते थे, द पीपल हु depends on them for their food sources, तो वो भी उनके पीछे पीछे दूसरी जगह आ गए, वो भी उनके पीछे एनिमल्स के पीछे पीछे यहाँ आ गए। तो फिर वो रिलोकेट हुए। सेकेंड रीजन ये था उनके रिलोकेशन का। अब देखते हैं थर्ड रीजन क्या है। Third, plants and trees bear fruit in different seasons. So people may have moved from season to season in search of different kinds of plants. अब क्या हुआ कि चलो समर सीजन आ गया है ना। अभी भाई मुझे तो आम खाना है, आम हमने खा लिया, ठीक है, समर सीजन में आम अवेलेबल होता है, हमने यहाँ आम खाया और पता चला कि यहाँ सिर्फ आम का ही पेड़ है और कोई पेड़ नहीं है, और हमने सारा आम खा लिया उस पेड़ का। अब क्या होगा, अब हम क्या खाएंगे अगले सीजन में, रेनी सीजन में तो आम सारे खत्म हो गए, तो फिर हम क्या भूखे रहेंगे। अब हम दूसरी जगह जाएंगे, हम वैसी जगह जाएंगे जहाँ पे उस सीजन का फ्रूट ग्रो कर रहा होगा, उस सीजन के फ्रूट्स को हम एज अ फूड एक्सेप्ट करेंगे, और फिर हम उस सीजन के फ्रूट को हम खाएंगे। ठीक है, तो वो जैसे ही एक सीजन खत्म होता था तो वो रीलोकेट कर जाते थे दूसरी जगह, और दूसरे सीजन में वैसी जगह जहां उस सीजन में उस काइंड ऑफ फ्रूट अवेलेबल जो कि वो खा सके। और या मतलब जो भी हो, प्लांट्स जरूरी नहीं कि फ्रूट ही चाहिए होता है, कि प्लांट्स हो जो उस समय उस सीजन में ग्रो कर सकते हैं। अब जैसे रेनी सीजन में साग वगैरह ये सारी चीजें मिलती है ना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ये ज्यादा होते हैं। तो ठीक है, मान लो समर सीजन में हमने फ्रूट्स खाया, लीची जामुन आम ये सब, अब हम विंटर सीजन में मूव कर गए वैसे प्लेसेस पे जहाँ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो रहे हैं। फोर्थ, पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर। अब जो लोग होते हैं, प्लांट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, सबको पानी तो चाहिए ही भाई, बिना पानी के हम रह सकते हैं, हम नहीं रह सकते। तो अगर हमें पानी चाहिए तो वो हमें कहाँ मिलेगा, वो तो हमें या तो रिवर में मिलेगा, या तो वो झरनों में मिलेगा, या तो वो किसी पॉन्ड में मिलेगा, किसी लेक में मिलेगा। तो ठीक है चलो हम यहाँ रहते हैं,
we are living here. The early, we are not like early people are living here. Early men who are hunter and gatherers, they are living here, or they are using this water which is available in that source. मीन्स अगर ये पॉन्ड है तो यहाँ वो जो वाटर अवेलेबल है वो इसको यूज कर रहे हैं. अब क्या होता है कि हो सकता है कि ये पानी जो है ये गर्मी में सूख जाता होगा. जब बारिश नहीं हो तो ये सूख जाता होगा. फिर क्या करेंगे वो लोग, वो रीलोकेट करेंगे. फिर वो वैसी जगह जाएंगे, वो या तो वैसी नदी के किनारे जाएंगे जहाँ पे हमेशा पानी अवेलेबल हो. ठीक है, तो अगर पानी की कमी होती है तो भी वो रिलोकेट करेंगे. सो देयर आर 4 रीजन फॉर देयर रिलोकेशन. फर्स्ट वन इज they have eaten up all the foods and animals and resources of that locality. Second one is animals movement from one place to another. Third one depends on the seasonal fruits. अगर उन्होंने one season के fruit को खत्म कर दिया है तो फिर वो दूसरे season में खाने के लिए दूसरी जगह जाएंगे. And the fourth and last one in search of water. ठीक है, और कब वो जाते थे? ड्यूरिंग द ड्राई सीजन. और ड्राई सीजन कब होता था? विंटर एंड समर. क्योंकि समर में भी जितने पानी के सोर्सेस थे वो सूख जाते थे, वो वैनिश हो जाते थे. और विंटर में भी यही होता था, या तो वो फ्रीज हो जाते थे और या तो वो सूख जाते थे. सो दीज आर द 4 रीजंस. वेरी इंपॉर्टेंट, खुलने वाला है स्कूल. How do we know about last one? How do we know about these people? अब हमें इन लोगों के बारे में पता कैसे चला कि ठीक है ऐसे लोग होते थे, ये लोग थे. जैसे हम बात कर रहे हैं जो हमारे अर्ली मैन थे, गैदरर और हंटर जो थे, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं. तो ये क्वेश्चन तो आना चाहिए ना कि भाई हमें इनके बारे में पता कैसे चला, सोर्स क्या था, कैसे हम जानते हैं कि हाँ ये लोग थे. हो सकता है ऐसे लोग नहीं रहते होंगे. तो ये हमें पता चला है विद द हेल्प ऑफ द सोर्सेस वी गेट. ठीक है, हमें आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन ये हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में. तो आर्कियोलॉजिस्ट को क्या हुआ कि उन लोगों ने ना ऐसे सोर्सेस को फाइंड करा, ऐसे सोर्सेस मिले उन लोगों को, आर्कियोलॉजिस्ट को, जो कि हंटर और गैदरर यूज करते थे. उनको ऐसे सोर्सेस मिले जो हंटर और गैदरर्स यूज करते थे. और ये कैसे बने होते थे? These are made up of stone, wood and bone. तो ये जो टूल्स मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, ये बने होते थे या तो स्टोन के, या वुड के, या बोन के. तो ये जिसमें से कि उनको सही हालत में, सबसे सही हालत में उनको कौन सा टूल मिला है? स्टोन का टूल मिला है. अब भाई स्टोन का टूल क्यों अच्छी हालत में मिला? क्योंकि वो वुड जो है वो भी टाइम के अकॉर्डिंग डिके कर जाएगा. ठीक है, और जो बोन है वो भी धीरे धीरे वो भी खराब हो जाता है. बट जो स्टोन है, स्टोन इज द थिंग विच लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. इसीलिए उनको स्टोन के जो टूल्स थे वो सही सलामत और सही हालत में मिले थे. Some of these stone tools were used to cut meat and bone. अब इनमें से जो स्टोन के टूल्स थे उनके उनकी यूजेस क्या क्या थी? ठीक है, वो क्यों यूज, मतलब किस चीज में यूज आते थे? तो टू कट मीट एंड बोन, मीट्स और बोन को कट करने में. स्क्रैप, to scrap the bark of tree, scrap the bark from trees. जो भी bark, मतलब scrap bark means, जैसे scrap means निकालना, छिलना, scrap करना, उसको हटाना. bark means जो छाल होते हैं ना, ट्रीज के ऊपर छाल होते हैं, एक थिक लेयर होता है, तो उसको हटाने के लिए, उसको वहां से निकालने के लिए, उसको छीलने के लिए वो यूज करते थे. एंड हाइड्स, जो एनिमल के स्किन होते थे, जो जिसे हम चमड़ा कहते हैं, तो उसको भी निकालने का वो के लिए भी वो टूल्स यूज करते थे. फिर और किस लिए यूज करते थे वो? चॉप
फ्रूट को चॉप करने के लिए, जो भी रूट्स वो कलेक्ट करते थे उनको चॉप करने के लिए। सम मे हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड, और कुछ को वो क्या करते थे कि जो बोन्स है या जो स्टोन है उनके उनके हैंडल्स के रूप में भी यूज करते थे। ठीक है, some may have been attached to handles of bone or wood, तो किसी को वो मतलब हैंडल और बोन पे लगा के उसको वो टूल्स बना लेते थे। जैसे रुको मैं बता रही हूँ, देखो जैसे उन्होंने क्या किया, ये वुड का ऐसे एक लॉग लिया और उस पे उसने उन्होंने स्टोन को फिक्स कर दिया एक्स की तरह। ठीक है, अगर उन्हें स्टोन मिला तो उन्होंने ऐसे स्टोन को यहाँ लगा लिया, तो ये कुल्हाड़ी बन गई ना, एक्स बन गई, इसके थ्रू वो लकड़ी वगैरह को अच्छे से काट सकते हैं, चॉप कर सकते हैं वुड को। तो ठीक है, इन सभी चीजों के लिए वो जो है स्टोन को यूज करते थे। Some may have been attached to bone to make spears and arrow for hunting. Other tools were used to chop wood, which was used as firewood. Wood was also used to make huts and tools. तो ऐसा उन्होंने कुछ बनाया टूल जिसके थ्रू वो वुड को चॉप करते थे। और वुड क्यों चॉप करते थे भाई, वुड को क्यों काटते थे? वो इसलिए कि वो आग जला सके और अपने घर बना सके। अपने घर बना रहे हैं वो, फिर वुड को चॉप करके फिर वो ऐसी शेप तैयार कर रहे हैं वुड्स की, और फिर से एक नया टूल बना रहे हैं। तो दे आर यूजिंग दीज थिंग्स टू मेक देयर टूल्स एंड देयर यूटिलिटी आइटम्स। ओके, तो ये हमें कैसे पता चला कि ये ऐसे लोग थे? उनके टूल्स के थ्रू, जिसे कि आर्कियोलॉजिस्ट्स ने ढूंढा। ये देखो, स्टोन टूल्स में ऑल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर, देखो लेफ्ट में जो दिखाया जा रहा है डिगिंग के लिए, डिगिंग के लिए यूज हो रहा है। अब ये देखो, ये स्टोन का शेप देखो, है ना, ये थोड़ा सा इधर नुकीला है, तो वो ये इससे डिग करते थे ग्राउंड को, प्लांट, और ये जो रूट्स अवेलेबल होते थे उनको निकालते थे। जैसे मान लो उन्हें आलू निकालना हुआ तो वो इसके थ्रू आराम से जमीन को खोद कर उसे डिग करके आलू निकाल सकते हैं ना। आलू, गाजर, मूली कुछ निकालना हुआ तो वो निकाल सकते हैं। और राइट में स्टिचिंग क्लॉथ्स, वो स्टोन को क्लॉथ को स्टिच करने के लिए भी यूज करते थे। और ये क्लॉथ्स कैसे बने होते थे? एनिमल स्किन्स के, एनिमल के जो स्किन होते थे उनको वो स्टिच करके अपने लिए क्लॉथ्स बनाते थे। Now second is choosing a place to live in. Look at map 2 below. All the places marked with red triangles are sites from which archaeologists have found evidence of hunter and gatherer. Hunter-gatherers lived in many more places. Only some are shown on the map. Many sites were located near source of water such as rivers and. अब देखो ये जो ये है, इसमें जो रेड ट्रायंगल है उसमें क्या पता चला है कि उसमें ये पता चला है कि यहाँ पे लोग रहते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को यहीं पे ट्रेसेस मिले थे हंटर और गैदरर के, ये जो रेड ट्रायंगल है। और अपार्ट ऑफ दिस, लाइक देखो कहाँ कहाँ है, भीमबेटका, हंसगी, कुरनूल केव्स, तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को ट्रेसेस मिले हैं हंटर और गैदरर्स के। ये जो भीमबेटका है ये कहाँ है? ये अभी एमपी में है। यहाँ जाओगे तो यहाँ देखोगे कि यहाँ अभी भी बहुत बड़े बड़े केव्स हैं, और उस पे जो अर्ली मैंस ने, जो हंटर और गैदरर ने इमेजेस बनाए थे वो अभी भी प्रेजेंट है वहाँ। तो ये सारी जो जगह हैं भीमबेटका, कुरनूल और हंसगी, यहीं पे जो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं उनको ट्रेसेस मिले थे हंटर और गैदरर की। और ये देखोगे कि ये जितनी भी साइट्स हैं जहाँ पे ट्रेसेस मिले हैं
अब ये देखो, ये जो अलग अलग इसमें तो बहुत सारी चीजें दी हुई है ना, जैसे भीमबेटका, कुरनूल और हंसगी, ये तो रेड ट्रायंगल से शो करा गया है। और ये बताया गया है कि इसमें ट्रेसेस मिले थे आर्कियोलॉजिस्ट को। लेकिन देखो यहाँ पे और भी तो चीजें हैं ना, और भी तो साइंस है जो कि शो कर रहे हैं बहुत सारे प्लेसेस को। लाइक देखो ये ग्रीन सर्कल है, ब्रह्मगिरी एंड आदि, क्या है ये, ब्रह्मगिरी एंड आदि, आदि चमलूर, ये है। और देखो कहीं ग्रीन सर्कल दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अब अगर स्क्वायर देखो तो कहाँ कहाँ दिख रहा है? कोलडिहवा, महागड़ा, चिरांद। ये चिरांद पता है कहाँ है? भालूर में भी है। हाँ, ये दाउजली, मेहरगढ़ और हल्लूर, पय्यमपल्ली, ये सारी चीजें। तो अब देखो इसको क्या इन्होंने बताया है। इन्होंने बताया है कि जो रेड ट्रायंगल्स है वो है पैलियोलिथिक साइट्स। यानी हम हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मीडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। और एंशिएंट हिस्ट्री में है मेलियोलिथिक, नियोलिथिक, ये सभी, मतलब कि ये उससे पहले, ये उसके बाद, ये उसके बाद, ये उसके बाद। यानी सबसे पहले जो साइट्स मिले हैं वो पैलियोलिथिक साइट है। पैलियोलिथिक साइट्स के बाद जो मिले हैं, मतलब पहले सबसे पुराने लोगों के बारे जो जहाँ रहते थे वो पैलियोलिथिक साइट्स हो गए। उसके बाद जो लोग रहे, मतलब उनके जो ये थे सक्सेसर थे, वो रहे नियोलिथिक साइट्स में। उसके बाद जो रहे वो मेगालिथिक साइट्स में रहे। और फिर उसके बाद अर्ली विलेजेस बने, यानी ये लोग तो रहते थे केव में। ये जो है ये केव की बात हो रही है, यहाँ उन्होंने अपना गांव नहीं बसाया था, अपना शहर हर्ड में उन्होंने रहना शुरू नहीं किया था, उन्होंने कम्युनिटी नहीं बनाई थी। तो जब यहाँ ये डायमंड शेप हुआ, तब यहाँ अर्ली विलेज, यानी कि सबसे पहले जो गांव एग्जिस्ट हुए, जो सबसे पहले एग्जिस्टेंस में आए, वो ये सारी जगह है जहाँ अर्ली विलेजेस बने। एंड जो स्टार मार्क दिया हुआ है, दिस इज फॉर मॉडर्न सिटीज। तो सबसे पहले ये सारी सिटीज जो मतलब काफी मॉडर्न सिटीज जो हैं, जो अभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आती हैं, ये वो सारी सिटीज हैं। तो सबसे पहले ये हम ऐसे देखेंगे डाउन एरो से, ठीक है, यानी इंक्रीजिंग वे में। ये सबसे पहले हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, देन ये, देन ये, देन ये। तो पैलियोलिथिक साइट्स में क्या क्या हो जाएगा? भीमबेटका, कुरनूल केव्स और हंसगी। नियोलिथिक साइट्स में आ जाएगा बुर्जहोम, मेहरागढ़, चिरान, कोलडिहवा और मेहगढ़, डोजाली हडिंग और हल्लूर। ये सारे हो जाएंगे तुम्हारे नियोलिथिक साइट्स। और सॉरी, पय्यमपल्ली भी है। और फिर मेगालिथिक साइट्स, मेगालिथिक साइट्स में आ जाएंगे ब्रह्मगिरी, आदि चमलूर, ठीक है। और अर्ली विलेजेस में क्या है? इनाम गांव। तो ये सारे ना ये कर लेना कि जैसे ये साइंस बने हुए हैं, ये नोटबुक में बनाना, और इनसे रिलेटेड जो जो सिटीज हैं उनके नेम मेंशन करना, ठीक है। जैसे पैलियोलिथिक साइट्स है तो कहाँ कहाँ भी मिलेंगे? नंबर 1 में हो गया ये भीमबेटका, नंबर 2 कुरनूल, नंबर 3 हंसगी। ओके, तो इसे ऐसे कर लेना है। मैप बना के उसमें लिखना है। मैप नहीं बनाना है, जस्ट बस मेंशन करना है। अच्छा। अब भीमबेटका कहाँ है? भीमबेटका इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश, ये अभी मध्य प्रदेश में है। दिस इज एन ओल्ड साइट विथ केव्स एंड रॉक शेल्टर। वहां अभी भी बहुत सारे गुफा हैं और केव्स हैं, और रॉक के जो है शेल्टर बने हुए हैं, छांव जैसे हैं, जहां वो बारिश से बच सके, ज्यादा धूप से बच सके। तो वो ऐसी जगह ही चूज करते थे जहां वो रह सके।
People choose these natural caves because they provided shelter from the rain, heat, and wind. These rock shelters are close to the Narmada Valley. Can you think of why people choose to live here? Okay, तो ये जो है ना, ये नर्मदा वैली से भी नजदीक है. अब नर्मदा वैली कहाँ होगी? नर्मदा रिवर के पास होगी. अब उन्होंने ये जगह है कि क्यों चूज की? उन्होंने भीमबेटका को ही क्यों चूज किया? उन्होंने इसलिए चूज किया क्योंकि वो नदी के किनारे भी था और वो नर्मदा वैली में लाई करता था, तो उन्हें आसानी से खाने पीने की चीजें, फल फूल, और उस समय एनिमल्स भी, वो फिशिंग भी कर सकते थे. ठीक है, तो इसलिए उन्होंने वो प्लेस चूज किया. अब आज के लिए इतना ही. कल फिर हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे. ओके, बाय मैम.